मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। अब सवाल है मध्यकाल, मध्यकाल कब से कब तक शुरू होता है? पहले तो जवाब यहां पर बन जाता है। मध्यकाल की शुरुआत 712 से 1857 तक होती है। मैंने जैसा कि आपको बताया 712 से 1857 के बीच में जो भारत से व्यापार किया वो किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। इन चारों ऑप्शन में कौन आएगा? पुर्तगाली आएगा। नहीं तो इससे पहले तो अरब वगैरह बहुत सारे देश आ जाएंगे, लेकिन इसमें पुर्तगाली आएगा, जैसा सवाल का नेचर है। 712 से 1857 के काल को क्या कहते हैं? मध्यकाल बोलते हैं। और 1857 से 1947 को क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत बोलते हैं। और ध्यान देना 2350 से 712 को क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत। ये प्राचीन भारत, ये मध्यकालीन भारत और ये आधुनिक भारत। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें जवाब देना है, अपने माइंड में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? जवाब दीजिए स्टूडेंट। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में। किन किन के बीच में? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। अब आपका सवाल है सर कर्नाटक युद्ध क्या है, किन किन के बीच में कब कब हुआ? तो यहां पर आपको अपने माइंड में याद रखना, कर्नाटक या मैसूर भी बोल सकते हो यहां पर आप इसे। तो किन किन के बीच में हुआ? ये अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। ठीक है, तो हमें आप लोगों को याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं, प्रथम हुआ था 1740 से 1748 के बीच में, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में हुआ कर्नाटक के युद्ध। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर देखो कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? 1740 से लेकर 1748 तक। दूसरा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? 1749 से लेकर 1754 तक। तीसरा कब हुआ? 1758 से 1763 तक। क्लियर है? ये 3 युद्ध यहां पर आप लोगों को याद रखने हैं। जो इस बीच में हुआ था एक वांडीवास का युद्ध हुआ था। कौन सा स्टूडेंट? 1760 में वांडीवास का युद्ध। ये आप अपने माइंड में याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था और यह एक निर्णायक युद्ध भी रहा है। तो किन किन के बीच में हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध में स्थापित हुई? तो क्या जवाब देंगे? भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध में स्थापित हुई? वांडीवास। किसके खिलाफ? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। ठीक है, अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जवाब दीजिए स्टूडेंट मेरे साथ साथ, जल्दी जल्दी जल्दी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपकी स्क्रीन पर जवाब है, तो इसका जवाब आप सबसे बेहतर क्या बताएंगे? जल्दी बताइएगा। वो पूछ रहा है सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था, जो कि गलत है। पहले भी बता चुका हूं, गोवा को कब किया था? 1510 में। अल्बुकर्क ने आदिल शाह से जीता था। ठीक है, तो इसका जवाब भी क्या गलत आ गया? फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत हो गया और सभी इसके जवाब सही हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। ये बड़े अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। मैचिंग वाला जहां सवाल आ गया तो समझो 100% एग्जाम में आने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, तो जवाब क्या आएगा? जल्दी बताइए स्टूडेंट। पुर्तगाली, देखिए एक साइड में लिखा है यूरोपीय व्यापारी कंपनियों, दूसरे में लिखा है स्थापना वर्ष। इनकी स्थापना कब हुई? तो फर्स्ट का जवाब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई स्टूडेंट? जल्दी बताइएगा। 1498, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, बिल्कुल सही। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। तो वेल डन, वेल डन। तो ये तो पूरा सीक्वेंस ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ओके स्टूडेंट, क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा। याद करो, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, पहले ही बता चुका हूं, फिर से देखिए। पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा। ये भारत में पूरा सीक्वेंस है। पुत्र से क्या बना? पुर्तगाल। क्या बना स्टूडेंट? पुर्तगाल। आ से क्या बना? अंग्रेज। क्या बना स्टूडेंट? अंग्रेज बना। डा से क्या बना स्टूडेंट? डच। डा से क्या बना? डेनिस। फा से क्या है? फ्रांस। सा से क्या है? स्वीडन।
अगर मैं पुर्तगाल की बात करूं तो पुर्तगाली कब आए थे इंडिया के अंदर, तो आपका जवाब होगा 1498। अगर मैं अंग्रेज की बात करूं तो अंग्रेज की कहानी अगर मैं बात करूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं अगर, 1600 ईस्वी में ओपन किया था। कब किया था इन्होंने? 1600 ईस्वी में इसको ओपन किया था। अगर डच की बात करूंगा तो 1602 में, डेनिस की बात करूंगा 1616 में, फ्रांसीसी की बात करूंगा 1664 में, स्वीडन की बात करूंगा 1731 में। ये आने का क्रम है स्टूडेंट, याद रखना, ठीक है। ये सब के बारे में मैंने बता दिया, और सीक्वेंस क्या है और ट्रिक क्या है, पुत्र अड़ा डेड फंसा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिएगा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय, इनका हेडक्वार्टर कहां कहां पर थे, तो बताओ स्टूडेंट। आपके सामने सवाल है और सवाल का जवाब मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप देंगे मुझे, जल्दी जल्दी बताइएगा, 15 सेकंड आपके पास है। क्या रहेगा स्टूडेंट, बताइएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर था, इन्होंने कहां पर बनाया? पुर्तगालियों ने अपना हेडक्वार्टर गोवा को बनाया, क्योंकि गोवा को जीता था। बिल्कुल सही जवाब है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां पर था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कहां पर बनाया, जल्दी बताओ स्टूडेंट। इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया किसको, किसको स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। कलकत्ता को। किसको स्टूडेंट? कलकत्ता को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको बनाया? नागपट्टनम को। किसको? नागपट्टनम को। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको बनाया? पौंडीचेरी को। तो उसका जवाब आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्न में से कौन से गांवों से मिलकर कोलकाता शहर बना था? बहुत बढ़िया सवाल। कोलकाता शहर बना था किन किन शहरों को मिलाकर? तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा। सुतानुटी, कोलकाता और गोविंदपुर, इन गांवों को मिलाकर क्या बना था? कलकत्ता बना था स्टूडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, भारत में पहली मुद्रण मशीन मतलब प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की थी? देखो, प्रिंटिंग मशीन का श्रेय भारत में किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। अगर पुर्तगालियों ने भारत को दिया है तो क्या क्या दिया है? प्रिंटिंग मशीन दी थी, एक तो मुद्रण मशीन दी थी। क्लियर है स्टूडेंट? मुद्रण, प्रिंटिंग प्रेस का भी कंसेप्ट इन्होंने दिया था। और इन्होंने क्या दिया था? टोबैको की खेती करने का कंसेप्ट दिया था। क्या स्टूडेंट? टोबैको, तंबाकू की खेती, यही दे सकते थे ये हमें, टोबैको मतलब तंबाकू की खेती। तीसरा क्या दिया था? पोटैटो, आलू की खेती। अच्छा काम दिया है तो, है ना? सब सब्जियां बनाते हैं इसकी। तो ये तीन चीजें हमने यहां से ली थी, मतलब ये पुर्तगालियों की देन है भारत को। तो क्या जवाब आएगा? सवाल का जवाब आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश तथा लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय हुआ था। इंग्लिश तथा लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय हुआ था। तो कब हुआ था विलय, ये जल्दी बताइएगा। 1702 ईस्वी में, 1702 ईस्वी में। बस ये याद रखना है, याद रखने का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारिक पोत, पोत का मतलब होता पानी का जहाज, सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? ठीक है, तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर रहेगा रूसी और जर्मन। रूसी और जर्मन ये नहीं लेके आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहां स्थापित हुआ था? फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहां स्थापित हुआ था? पौंडीचेरी। कहां पर स्टूडेंट? पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूभाग नहीं बल्कि व्यापारिक, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार किसका आरंभिक नारा था? जल्दी बताइए स्टूडेंट, बड़ा अच्छा सवाल है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तभी तो इन्होंने पहले तो क्या किया? व्यापार। व्यापार कब से कब तक किया स्टूडेंट? 1611 से 1757 तक क्या किया इन लोगों ने? ओनली व्यापार। और 1757 तक 1857 तक, 1757 से 1857 तक इन्होंने व्यापार के साथ साथ शासन भी किया। ठीक है स्टूडेंट,
ये है यहां पर, ठीक। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताइए स्टूडेंट, क्या आएगा? सादत खान बुरहान उल मुल्क, सादत खान बुरहान उल मुल्क थे, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अवध मतलब जानते हो, आज का यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1773 ईस्वी का विनियम अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। जल्दी, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या आएगा स्टूडेंट? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रशासन पर पार्लियामेंट का नियंत्रण था। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कंट्रोल करने में लग गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया सबसे पहला, तो यह कारण बना। दूसरा कारण, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बिल्कुल सही बात है। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। किसको बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। कब? 1773 से 1785 तक। ये किस पोस्ट पर रहा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। थर्ड ऑप्शन है, भारत में प्रशासन का द्वित्व प्रणाली समाप्त करने के लिए, भारत में प्रशासन की द्वित्व प्रणाली समाप्त करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो 39 का जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? फर्स्ट जवाब आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट जवाब आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया था और वे बाद में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? बड़ा अच्छा सवाल है। मीर कासिम कहां का भागा हुआ नवाब था? बंगाल का। और सुजाउद्दौला कहां का था? अवध का नवाब था। तो तीसरा कौन हुआ? शाह आलम द्वितीय। उन दिनों शाह आलम द्वितीय भारत का बादशाह था। कौन था ये? बादशाह, ठीक है। शाह आलम बादशाह था। यह युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में भारत की तरफ से कौन कौन लड़े? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, ठीक है। ये तीनों मिलकर लड़े और अंग्रेजों ने इनको हरा दिया। तो बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजों का निर्णायक युद्ध था, जिससे साफ हो गया था कि सत्ता तो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। नवाब सिराजुद्दौला कहां का था? ये बंगाल का नवाब था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख क्या कारण था? तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की राजरोहण का विरोध किया था। अच्छा, सेकंड ऑप्शन, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। बिल्कुल सही बात है। जो सिराजुद्दौला ने इनको राइट दिए थे, उन्होंने इसका मिसयूज किया, जिसके कारण संघर्ष बढ़ा। तो 41 का जवाब क्या आएगा? बी जवाब आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 42। अब मैचिंग करना है। मैचिंग क्या करना है कि लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कीजिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या जवाब आएगा, तो आप मुझे जल्दी बताइए, स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा जल्दी स्पीड से। वेल डन, गुड गुड। क्या आया? बहुत बढ़िया, सही है, आपका कमेंट सही आ रहा है। अरे भैया आप भी दे दीजिएगा ना, देख क्यों रहे हैं? तो देखिए, चलो करते हैं सवाल। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। ये तो आप समझ गए, फर्स्ट का फर्स्ट है। अब फर्स्ट का फर्स्ट देखिएगा, या तो बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन देगा। एलिमिनेशन मेथड से करके देखते हैं। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। तो फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट कहां दिख रहा है? या तो यहां दिख रहा है या यहां दिख रहा है। तो ए और सी तो गायब हो गए। तो अब हमें क्या जवाब देना है? बी और डी में से लगाना है। 1764 देखिएगा, बक्सर का युद्ध था। 1764 बक्सर, तो बी का थर्ड देखिएगा कहां पर है? तो बी का थर्ड तो यहां पर ही है, तो जवाब आएगा ये। 1776 में क्या हुआ था? 1776 अगर मैं बात करूंगा, क्या हुआ था? सालाबाई की संधि हुई थी। सालाबाई की संधि हुई थी, ठीक। और 1782 में क्या हुआ था? पुरंदर की संधि हुई थी, है? क्या जवाब आएगा? ठीक है स्टूडेंट, याद रखना है। सी का क्या आएगा? 4 आएगा, सॉरी, सी का आपका आएगा 4 और डी का आएगा सालाबाई की संधि, ठीक। ऐसा है, इसका जवाब आएगा ये वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अब देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। पहले तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपको ध्यान देना है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में पहली बार इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में, ध्यान देना स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज थे? 4 जज थे। कितने जज थे? 4 जज थे, जिनमें से मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, याद रखना है, एलिजा इम्पे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का सहयोगी निम्नलिखित में से कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। कब हुआ स्टूडेंट? 1764 में युद्ध हुआ। और 1764 में कौन था सहयोगी? तो आप बताएंगे शाह आलम, क्योंकि 3 लोग तो थे, ऐसे था ये युद्ध। देखिएगा इधर, इधर तो ये भारत है, भारत की तरफ से कौन है? शाह आलम सेकंड, ये तो बादशाह था। शाह आलम सेकंड, ये तो बादशाह था हिंदुस्तान का, ये तो बादशाह। इधर अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। कौन था स्टूडेंट? सुजाउद्दौला। ये कहां का नवाब था? अवध का नवाब। और तीसरा था मीर कासिम। कौन स्टूडेंट? मीर कासिम। मीर कासिम कहां से था? बंगाल का भागा हुआ नवाब। बंगाल का नवाब की संख्या दीजिएगा इसको, ठीक। इधर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए कौन आया था? हेक्टर मुनरो, ठीक है। अब इनमें और इनमें लड़ाई होती है, तो जीतता कौन है? ये जीतता और ये हारते हैं, ठीक है। तो आपका जवाब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंततः मराठा पेशवा को पदच्युत कर उसके क्षेत्र पर कब्जा कर उसे एक दूरस्थ स्थान पर भेज दिया? तो क्या जवाब आएगा? हेस्टिंग्स। किसने? हेस्टिंग्स ने। 1773 से 1785 के बीच में आंग्ल मराठा के युद्ध में ऐसा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजों के सहयोग से मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, परंतु बाद में मीर जाफर को किस कारण पुनः नियुक्त किया गया? देखो, कुछ ड्रामा ऐसे हुआ था। 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसमें ऐसे लड़ा गया, एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी था, एक साइड में नवाब था बंगाल का। बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन था? ध्यान दीजिएगा, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। क्या नाम था स्टूडेंट? सिराजुद्दौला। और इसका सेनापति कौन? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने इसके सेनापति से हाथ मिलाया, मीर जाफर से। अब मीर जाफर क्या बन जाता है? बंगाल का नवाब बन जाता है। और मीर जाफर का सेनापति कौन बनता है? ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ी सी भागदौड़ रहेगी। मीर जाफर का सेनापति होता है मीर कासिम। कौन होता है? मीर कासिम, ठीक। अब देखिएगा क्या हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने, वापस चलते हैं, बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का सेनापति कौन? मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ने हाथ किससे मिलाया? मीर जाफर के साथ। मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला को मार दिया, तो नवाब कौन बन गया? मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर का सेनापति कौन बना फिर? मीर कासिम, ठीक। बाद में चलकर मीर कासिम क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है, ठीक। मीर जाफर भाग जाता है और ये भागदौड़ चलती रहती है। अब यहां पर सवाल देख लीजिएगा, ये कारण आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या जवाब आएगा इसका? मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ा क्योंकि वे आंतरिक व्यवसाय कानून को तोड़ रहे थे, जिसके कारणवश मीर कासिम की आय में भारी कमी आ गई थी। उसका जवाब क्या आएगा? सी जवाब आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो बताओ स्टूडेंट, सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा स्टूडेंट? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब सवाल ये होगा कि ये लड़ा कब गया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध।
आंग्ल मराठा का मतलब समझ रहे हो ना, एंग्लो मराठा बोलते हैं इसको, आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, आंग्ल मराठा का मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुए थे, अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध हुए, उसी को बोलते हैं आंग्ल मराठा बैटल। आंग्ल मराठा कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 1782 कब हुआ था? देखो आंग्ल मराठा कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। सबसे पहले मैं बता देता हूं यहीं पर जिससे कि क्लियर हो जाए, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? ये 1775 से 1782 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा कब हुआ? 1803 से 1806 के बीच में। थर्ड कब हुआ? 1817 से 1818 के बीच में। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये तीनों आप लोगों को याद रखने हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रथम को हुआ क्या हुआ? 1775 से 1782। दूसरा कब हुआ आंग्ल मराठा? 1803 से 1806। और तीसरा कब हुआ? 1817 से 1818। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? बताइए स्टूडेंट। शाहिस्ता खान ने। किसने? शाहिस्ता खान ने। ये याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पहले तो ये याद रखिए, पानीपत में 3 लड़ाई लड़ाई गई। कितनी लड़ाई हुई? 3। ये पानीपत समझ गए स्टूडेंट? पानीपत हरियाणा में 3 लड़ाई लड़ी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला युद्ध हुआ पानीपत का, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन किन के बीच में हुआ था? बाबर और बताइए स्टूडेंट, किन के बीच में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी कब? 1526 में। दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? जल्दी बताइए स्टूडेंट। 1556 में हुआ था। किस किस के बीच में? अकबर वर्सेस हेमू। अकबर वर्सेस हेमू। तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अब देखिए कहां पर है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यह तो बिल्कुल ही गलत जवाब है। क्या जवाब है? बिल्कुल ही गलत। ये तो होगा ही नहीं, मैं अभी बता रहा हूं। तृतीय युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। किन किन के बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। तो ये तो जवाब गलत हुआ फर्स्ट। अब देखो जहां जहां फर्स्ट है वो तो गलत ऑटोमेटिक ही हो गए, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, और अब देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। अच्छा, तृतीय आंग्ल मैसूर। मैसूर जानते हो? कर्नाटक। मैसूर कहां पर है? कर्नाटक। आंग्ल मैसूर अगर मैं बात करूं तो टीपू सुल्तान की मृत्यु तो चतुर्थ में हुई। कब हुई थी? चौथे में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो यह भी गलत हो गया। ठीक है, तो जवाब क्या बचा? बताओ। ओनली थर्ड जवाब मिला। कौन सा? प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। मीर जाफर भारत में गद्दार के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से भारत में अंग्रेजों की एंट्री हुई। ओके स्टूडेंट, तो 49 का जवाब क्या आएगा? केवल तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, शायद जवाब दीजिएगा आप और कमेंट भी करिएगा पक्का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभाव बनाए रखने में क्यों असफल रही? बताइए। हाँ करिए कमेंट करिए। वेल डन, गुड। क्या जवाब आएगा? कमेंट, यही तो पूछ रहा हूं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभाव बनाए रखने में क्यों असफल रही? तो क्या जवाब आएगा भाई? बोलो, क्यों असफल रही? पुर्तगालियों ने उसे भारत में व्यापार नहीं करने दिया। कंपनी ने क्या आंतरिक मामलों में डच सरकार का बढ़ता हुआ, हाँ यही तो था। डचों के देशवासियों ने ज्यादा अधिकार नहीं दिए थे। यही वजह है कि इनकी हालत खराब हो गई थी, खस्ता हो गई थी। तो 50 का क्या आएगा? बी जवाब आएगा। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर 51। अंग्रेजों ने किसके साथ सगोली समझौता पूरा किया, जिसके फलस्वरूप कुमाई और गढ़वाल अंग्रेजी शासन से मिला दिए गए? तो कौन होगा? गोरखाओं से। गोरखा बड़ी लड़ाकू जाति, गोरखा रेजिमेंट का नाम सुना होगा। बिना इनके एग्रीमेंट के तो अंग्रेज वहां कदम भी नहीं रख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ को मूव करते हैं।
बक्सर के युद्ध का क्या कारण था? बक्सर के युद्ध का क्या कारण था, बताइए बताइए स्टूडेंट। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शाह आलम सेकंड अवध के नवाब तथा बंगाल के नवाब को दंडित करना चाहते थे। बिल्कुल गलत जवाब है, बाद में तो ये सब इकट्ठा हुए। मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध शाह आलम सेकंड तथा शुजाउद्दौला का सहयोग किया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला का सहयोग किया। तो जवाब क्या आएगा? यही तो जवाब है, तभी तो ये तीनों एक हुए और बक्सर का युद्ध हुआ। ओके स्टूडेंट, तो जवाब क्या आएगा? बी जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान दिया? अब देखो 1717 की बात की जा रही है। 1717 में बादशाह कौन था? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, चलिए मेरे साथ एक फिर यात्रा पर। बादशाहों का क्रम की बात करता हूं तो इधर देखिएगा स्टूडेंट, बादशाह किस किस क्रम से आए तो आपको मैंने पहले ही बताया है, फिर सुन लीजिएगा। ये सारे बादशाह लिख देता हूं, खेल ही खत्म कर देता हूं। भाजी सब्जी फोर मां साहब, भाजी सब्जी फोर मां साहब। आप कहोगे ये क्या लिख दिया? ये सारे बादशाह हैं स्टूडेंट, सारे बादशाह हिंदुस्तान में। पहले बादशाह कौन, लिखते चले जाओ, रजिस्टर पेन लेके बैठिएगा, फायदा तभी मिलेगा। फर्स्ट बी से क्या आएगा? बाबर। क्या आएगा? बाबर। एस से क्या आएगा? हुमायूं। ए से अकबर। जे आई से जहांगीर। एस से शाहजहां। ए से औरंगजेब। बी से बहादुर शाह जफर प्रथम। क्या स्टूडेंट? बहादुर शाह जफर प्रथम। नेक्स्ट है जे आई जहांदार शाह, जहांदार शाह। फोर से फरकुशियर, फरकुशियर। एम से महमूद शाह। ए से अहमद शाह। ए से आलमगीर द्वितीय। एस एच से शाह आलम द्वितीय। ए से अकबर द्वितीय और बी से बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो हिंदुस्तान में पहला बादशाह कौन? बाबर। और हिंदुस्तान का अंतिम बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। स्टूडेंट्स, बहादुर शाह जफर द्वितीय। मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इनका क्रम, कब कब कौन कौन किस किस समय पर भारत में रूल कर गया, तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको, बाबर, बाबर का समय काल भारत में क्या रहा है? 1526 से 30। हुमायूं का थोड़ा सा उलट पुलट रहा है, देखिएगा कैसे, 1530 से 1540। 15 साल इसने राज नहीं किया, सूर्यवंश आया यहां पे है, ध्यान देना। 1555 से 1556, फिर ये बीच में उतार चढ़ाव है ना, ये सूर्यवंश है। तो हुमायूं का समय काल कैसे कैसे बताएंगे? 30 से 40 और 55 से 56 केवल ये है। और बीच में 15 साल कौन रहा? शेरशाह सूरी। ठीक। ए से अकबर, अकबर कब से कब तक रहा है स्टूडेंट? 1556 से 1605 तक। ठीक। जहांगीर 1605 से 1627। शाहजहां 1627 से 1658। फिर औरंगजेब ने कुटाई कर डाली, ठीक, जेल में डाल दिया। फिर औरंगजेब 1658 से 1707, ठीक है। फिर बी से बहादुर शाह जफर प्रथम, बहादुर शाह जफर प्रथम 1707 से 1712, 1707 से 1712, ठीक है स्टूडेंट। फिर कौन आ जाता है? जेआई, जेआई से क्या बनेगा? जहांदार शाह, जहांदार शाह कब से कब तक? 1712 से 1713 तक, 12 से 13 तक। फिर कौन आया? फरकुशियर, कौन आया? फरकुशियर, फरकुशियर ने कब से कब तक? 1713 से 1719, 13 से 19 तक। तो जवाब तो शायद आपको मिल गया होगा, कौन था? फरकुशियर, कौन था? फरकुशियर। इससे आगे नहीं देता हूं जवाब, आगे दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 54 पर। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? अब प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पूछ रहा है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कर्नाटक में कुल कितने युद्ध हुए थे, तो पहले तो ये हमारे मन में आना चाहिए कि कर्नाटक में भैया युद्ध कितने हुए। तो कर्नाटक में 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध की संधि है वो कौन से संधि के? एक्सला-शापेल की संधि, एक्सला-शापेल की संधि, ठीक है। और इसमें कौन जीत गया था? ध्यान देना स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी जीत गए थे, अंग्रेज हार गए थे। डुप्ले जीता कहने का मतलब यह है। एक्सला-शापेल की संधि, ठीक। एक्सला-शापेल की संधि कब हुई? 1748 में, 1748 में, ठीक।
तो ये आप लोगों को याद रखना। कर्नाटक युद्ध कितने हुए हैं स्टूडेंट? 3 युद्ध हुए हैं। किन किन के बीच में हुए हैं ये कर्नाटक युद्ध? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, पहले लिखवा चुका हूं, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए स्टूडेंट्स, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? बोलो बोलो स्टूडेंट जल्दी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर तो आईएएस ने भी तालियां बजाई। 2012 में सवाल आया है। सर आयर कूट, सर आयर कूट, ये ध्यान देना, फ्रांसीसियों को धूल चटाई थी किसने? सर आयर कूट ने, ठीक, फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों ने, ठीक। तो ये युद्ध है 55। क्वेश्चन नंबर 56 में बड़ा अच्छा सवाल है और परीक्षा भी अच्छी है, आईएएस में पूछा गया 2013 में। तो क्या जवाब देंगे इसमें, जल्दी बताइएगा। इसका जवाब आएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन प्रारंभ हो गया। अच्छा जी, रीजन क्या है इसका? फ्रांसीसी कंपनी सरकार के संरक्षण वाली कंपनी थी जिसकी आय का सबसे प्रमुख स्रोत तंबाकू था। तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? इसका ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल इसका जवाब ही आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। चार्टर एक्ट याद रखना स्टूडेंट, चार्टर एक्ट कितने आए हैं? चार्टर एक्ट 4 आए हैं। कितने चार्टर एक्ट आए हैं? 4। 20-20 साल के बाद चार्टर एक्ट, चार्टर का मतलब होता है आज्ञा पत्र। पहला चार्टर एक्ट कब आया था? 1793 में। फिर 20 साल के बाद कब आया होगा? 1813 में। फिर 20 साल के बाद 1833 में। फिर 20 साल के बाद 1853 में। चार्टर एक्ट कितने आए हैं? कितने स्टूडेंट? 4, ठीक। अब सवाल का जवाब आप दीजिएगा, क्या आएगा जवाब इसका? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। गलत बात है, प्रोत्साहित नहीं, खत्म कर दिया गया था भाई। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका जवाब क्या आएगा? केवल 2, ठीक है स्टूडेंट। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खा डाला था और भारत पे डायरेक्ट विक्टोरिया ने शासन किया था और कंपनी से कहा कि झोलिया बिस्तर बांधिएगा और हिंदुस्तान से रफू चक्कर हो जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलिएगा। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। और यह तो बड़ा आसान सवाल है, यह क्रम पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, पुत्र अड़ा डेढ़ फसा, पुत्र अड़ा डेढ़ फसा। तो पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे। तो सवाल का जवाब तो यही बन गया, पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर कौन आए स्टूडेंट? देखो, पहले पोर्तुगीज आए, फिर कौन आएंगे? पुत्र अड़ा, अंग्रेज आए, फिर आएगा थर्ड ऑप्शन, फिर आएगा सेकंड ऑप्शन। तो क्या आएगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन ये बनेगा। अब देखो 4 1 3 2 कहां पर है? ये भी गलत हो गया। तो क्या ऑप्शन ये बना लेना, ये शायद मिस प्रिंट हुआ है। ओके स्टूडेंट, पहले कौन आए? देखो स्टूडेंट, पुत्रड़ा डेढ़ फसा, यहां से करेक्ट कीजिएगा। पहले लिखा है पुत्रड़ा डेढ़ फसा, पुर्तगीज अड़ा, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांस, स्वीडिश, इनके बारे में पूरा डिटेल इससे लास्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में जाइएगा, आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी दक्कन में, दक्कन का मतलब आप समझ गए ना, दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि असफल रहे। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यह मेन कारण है, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो आप जानते हो, पुर्तगाली, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कावासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि कर्क डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, वह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजाड़ तड़ाग, सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है क्या? बताइएगा। तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु के बारे में बात की जा रही है, डचों के बारे में बात की जा रही है, डेनमार्क के बारे में बात की जा रही है, डेनिश के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तमिलनाडु बस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक डिसिसिव सैन्य सफलता मानी जाती है।
बताइए, मैंने बताया था ना, बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजों का निर्णायक युद्ध माना गया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। बक्सर कहां पर है? बिहार में है। तो क्या जवाब आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बताइए। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता एक डच उपनिवेश था। क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? डचों ने पुर्तगालियों को, आप ही जवाब दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, चलो बोलिए। गुड, कमेंट कीजिए। वेल्डन वेल्डन वेल्डन। कमेंट तो कर ही सकते हो ना भाई, जवाब दीजिएगा। क्या आएगा? डी ऑप्शन। क्या आएगा? डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियां पूर्वी भारत में उड़ीसा से हुई। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियां पूर्वी भारत में, अगर ईस्ट में बात करूं, पूर्वी भारत में उड़ीसा से हुई। 1633 ईस्वी में वहां के सूबेदार के आदेश से उन्होंने निम्न में से किस स्थान पर अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की? नहीं की पूछ रहा है, हरिहरपुर में। कहां पर नहीं की? हरिहरपुर में नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? बताइए स्टूडेंट, जल्दी 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 जल्दी। बहुत अच्छा सवाल। कलकत्ता को कब बसाया गया? 1690 में। किसके द्वारा? जॉब चार्नक के द्वारा। जॉब चार्नक के द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो इसका बेहतर जवाब क्या आएगा? तो इसका जवाब आएगा आपका केवल ए, यही है। ठीक है, इसका सेकंड जवाब नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, राज्य अपहरण नीति मींस राज्य हड़प नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, जल्दी बताइए, बड़ा अच्छा सवाल है। राज्य विस्तार नीति थी, डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में उतरी थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, लेकिन भारतीय गद्दारों के कारण वो वीरांगना मारी गई। ठीक है, तो आपको याद रखना साम्राज्यवादी नीति थी, ये था इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा सवाल आपके सामने है। कथन और रीजन, ऐसे सवाल जो आते हैं आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, बड़े बड़े एग्जामों में आ जाते हैं, लेकिन छोटों में क्या बुराई होती है? वहां पर भी आ जाते हैं। कोई एग्जाम छोटा नहीं होता, कंपटीशन कंपटीशन होता है। नई यूरोपियन शक्तियों के आरंभ में डच शक्ति ही प्रभावशाली रही। अरे ये तो बड़ी समस्या कर डाली इन्होंने तो। और पूर्व में व्यापार में डच जनता ने अत्यधिक रुचि ली और इसमें निवेश दर भी बहुत ऊंची थी। बिल्कुल शुरू में तो इन्होंने ऐसे ही किया। तो इसका जवाब क्या आएगा? ए और आर दोनों सही है, अच्छी बात है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं और लास्ट है, फिर इसके बाद पार्ट नंबर सेकंड आएगा। ये पार्ट नंबर 1 है और मेरे साथ इन पार्ट्स को लगातार देखते रहिएगा। सारा मॉडर्न हिस्ट्री टिप्स पर आ जाएगा। आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए या एसएससी, रेलवे या राज्य की कोई भी परीक्षा में इनका बड़ा रोल रहेगा। अगर ये पार्ट 1 पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी में ऑर्कट राज्य की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? बताओ भाई, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अपेक्षा की जाती है कि आप जवाब दीजिएगा। इसका जवाब आएगा आपका सी। क्या आएगा? सी। इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा पार्ट नंबर 2 में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, आपने मन लगा के देखा इसको। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।